सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 3 बताता है कि कोर्ट में हम एविडेंस दे सकते हैं फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड। कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है या तो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड। फैक्ट इन इशू क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू होते हैं डिस्प्यूटेड फैक्ट, जिसे एक पार्टी कह रही है एग्जिस्ट करती है ये चीज़, दूसरी पार्टी कह रही है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है कि उसने देखा था कि बी ने सी का मर्डर करा। ए कहता है कि बी ने सी का मर्डर करा, मैंने देखी है चीज़। पर डी कहता है कि भाई बी तो वहाँ पे था ही नहीं उस टाइम, बी तो मेरे साथ था, तो उसने मर्डर कैसे करा था? उसने मर्डर करा ही नहीं था। तो ये डिस्प्यूटेड फैक्ट, एक पार्टी कह रही है एग्जिस्ट करती है चीज़ और एक पार्टी कह रही है एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। और रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट वो होते हैं जो सेक्शन 4 to 50 ऑफ BSA के हिसाब से रेलिवेंट है, जो सेक्शन 4 to 50 ऑफ BSA के हिसाब से रेलिवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मोटिव प्रूव करना है कि इस बंदे का मोटिव था डिसीज को मारने का। सॉरी, इस बी ने डी को इसलिए मारा क्योंकि डी ने बी के पिताजी के बारे में गलत बात बोल दी थी। तो इससे बी का मोटिव पता चलता है। अब मोटिव जो है वो रेलिवेंट है एज पर सेक्शन 6 ऑफ BSA। तो क्योंकि ये सेक्शन 6 ऑफ BSA के हिसाब से रेलिवेंट है, तो इससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है ये प्रूफ करने के लिए कि उसका मोटिव था उसे मारने का। तो जो 4 to 50 ऑफ एविडेंस एक्ट में फॉल करती हैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है किसी भी सूट में, मतलब सिविल, या प्रोसीडिंग में, मतलब क्रिमिनल। एंड ऑफ नो अदर्स, मतलब सिर्फ फैक्ट इन इशू से रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं, और किसी चीज़ से रिलेटेड एविडेंस नहीं दे सकते। फैक्ट इन इशू डिस्प्यूटेड फैक्ट, और रेलिवेंट फैक्ट मतलब जो 4 से 50 ऑफ BSA के हिसाब से रेलिवेंट है चीज़ें। मोटिव रेलिवेंट है सेक्शन 6 के हिसाब से, प्रिपरेशन रेलिवेंट है सेक्शन 6 के हिसाब से, रेस जेस्टी मतलब फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन वो रेलिवेंट है, उससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है सेक्शन 4 के हिसाब से। एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि अगर सिविल प्रोसीजर कोड मना करता है कि तुम ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तुम ये पर्टिकुलर एविडेंस नहीं दे सकते, तो हम वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो पर्टिकुलर एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। CPC प्रिवेल्स ओवर BSA, क्योंकि CPC स्पेशल लॉ है, इसलिए CPC प्रिवेल्स ओवर BSA। तो अगर CPC में कहीं लिख दिया कि भाई क्या कहते हैं, इशू फ्रेम होने से पहले ही जितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, CPC कहता है कि इशू फ्रेम होने से पहले ही जितने डॉक्यूमेंट देने हैं, तो हम उस सिचुएशन में ये नहीं बोल सकते कि लॉर्डशिप जज साहब सेक्शन 3 में तो लिखा है कि हम कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स रिलेटेड, तो ऑनरेबल कोर्ट हमें मना क्यों कर रही है डॉक्यूमेंट देने से कोर्ट में? क्योंकि CPC मना करता है। CPC कहता है कि भाई एक टाइम तक ही दे सकते हो, इतनी लेट डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते तुम, इशू फ्रेम होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। तो CPC ने मना कर दिया तो मना कर दिया, हम सेक्शन 3 का हवाला नहीं दे सकते। CPC प्रिवेल्स ओवर BSA क्योंकि वो स्पेशल लॉ है। अब इलस्ट्रेशन, ए पे चार्जेस लगते हैं कि उसने बी का मर्डर करा है, उसे पीट के। अब ए के ट्रायल पे ये फॉलोइंग फैक्ट्स इशू में है। अब मैंने क्या बताया था, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट। तो ये फॉलोइंग फैक्ट्स इशू में है। पहला फैक्ट, क्या ए ने बी को पीटा क्लब से? क्लब मतलब मान लो लठ, मान लो डंडे से। क्या ए ने बी को डंडे से पीटा? ये फैक्ट इन इशू है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ डिस्प्यूटेड है। ऑब्वियसली ये कह रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं करा, और जो विटनेस वगैरह होंगे, जो प्रोसिक्यूशन होगा, सॉरी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई उसने उसे पीटा है। दूसरा, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, कि ए ने पीट के उसे मारा है। अब वो कह रहा होगा नहीं पीटा, दूसरी पार्टी कह रही होगी पीटा है, तो ये डिस्प्यूटेड होगी ना चीज़। एक पार्टी कह रही है चीज़ एग्जिस्ट करती है, दूसरी कह रही है एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरी, कि ए की इंटेंशन थी, अब ए कह रहा होगा मेरी इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की,
अगर वो मान लो ये मान लेता है कि मैंने उसे पीटा है, मैंने उसे मारा, पर मेरी इंटेंशन नहीं थी टू कॉज बीज डेथ, मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मारा था। अब यहाँ पे वो कह रहा है मेरी इंटेंशन नहीं थी, पर प्रोसिक्यूशन कहेगा उसकी इंटेंशन थी, तो ये डिस्प्यूटेड होगी ना। तो इससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। क्या ए ने बी को क्लब से पीटा, इससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट इशू से रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 3 बताता है ए ने बी को पीट पीट के मारा, ये फैक्ट इन इशू है, तो इससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, तो इससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट इन इशू और सेक्शन 3 के हिसाब से फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में। इलस्ट्रेशन बी, इलस्ट्रेशन वही वाली बात करता है कि एक आदमी है, वो किसी सिविल सूट डाला, एक आदमी ने सिविल सूट डाला। अब वो एक बॉन्ड पे रिलाई करता है, या फिर डॉक्यूमेंट समझ लो, वो एक कागज़ पे रिलाई करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड सूट है, मान लो, समझ, इजी एग्जांपल करता हूँ, एग्जांपल को थोड़ा इजी कर देता हूँ। एक प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, मुझे प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉपर्टी के कागज़ लेके आने पड़ेंगे जो प्रूफ करते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है। अब मैं वो कागज़ ही लेके नहीं आता। अब सीपीसी कहता है कि इशू फ्रेम होने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अब क्योंकि सीपीसी मना करता है, इसलिए हम सेक्शन 3 का हवाला देके वो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मना करती है। और इलस्ट्रेशन में भी वही सेम बात लिखी है। हाँ, पर अगर सीपीसी में कोई ऐसा प्रावधान है जो बाद में अलाउ कर देता है कि इशू फ्रेम होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, तो फिर लेके जा सकते हैं, तो मतलब चलेगी सीपीसी की, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल लॉ एंड स्पेशल लॉ प्रीवियल्स ओवर जनरल लॉ। अब आते हैं सेक्शन 4 पे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 6 बात करते, सॉरी 6 कह रहा हूँ, पुराने एक्ट में सेक्शन 6 है ना, इसलिए सेक्शन 6 निकल गया। सेक्शन 4 बात करता है जस्ट जी की, यही है स्पेलिंग शायद, GESTAE, रेस जेस्टी। रेस जेस्टी का मतलब होता है, समझने के लिए कंसेप्ट समझते हैं पहले तो। रेस जेस्टी का मतलब होता है फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन से निकलते हैं। एग्जाम्पल, ए देखता है कि एक्स वाई को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। अब ए के मुंह से निकलता है, तुम उसे क्यों मार रहे हो, ठीक है, तुम उसे क्यों मार रहे हो। ये जब देखता है कि ये इसे पीट रहा है, तो इसके मुंह से निकलता है ऑटोमेटिकली, बिना सोचे इसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया ना, कुछ सोचा नहीं, बस ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से मुंह से खुद ही कुछ निकल गया, तो ये होता है रेस जेस्टी का कंसेप्ट। अब अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन पढ़ के कुछ खास समझ नहीं आता, इसलिए देसी भाषा में हमने समझ लिया। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। अब इसने बोला, ए ने बोला कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, ए ने एक्स को बोला तुम उसे क्यों मार रहे हो, या इसके मुंह से निकला, इसने इसे बोला नहीं पर ये खड़ा था वहाँ पे, इसके मुंह से निकल रहा है ये उसे क्यों मार रहा है। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। अब ये चीज़ इशू में नहीं है ना, ए ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये चीज़ इशू में नहीं है। इशू में क्या है कि क्या एक्स ने वाई को मारा, तो ये चीज़ इशू में नहीं है। इशू में तो ये है ना कि इसने इसको मारा कि नहीं मारा। तो फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, दिस फैक्ट इज नॉट इन इशू बट इट इज़ सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। पर ये इसकी बात इससे कनेक्टेड तो है, ये रेलिवेंट। इसने जो बात बोली कल को ये कोर्ट में जाके बोलता है कि लॉर्डशिप जब ये उसे पीट रहा था तो मेरे मुंह से ऐसा ऐसा निकला था, ठीक है, तो ये चीज़ रेलिवेंट तो है। इट इज़ सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, ये इसका मुंह से जो निकला कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, ये इससे कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से, एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। और ये सेम ट्रांजेक्शन है, जब वो उसे पीट रहा था उसी टाइम इसने बोला था ना, तो एक ही ट्रांजेक्शन में इसने बोला, वो उसे पीट रहा था उसी टाइम पे इसने बोला, तो एक ही ट्रांजेक्शन थी। अगर उसने इसे पीट लिया, एक्स ने वाई को पीट दिया, आधे घंटे बाद इसे पता लगता है ए को किसी भी तरीके से, तब ये बोलता है कि अच्छा वो उसे क्यों मार रहा था, तो अब तो ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गई है।
तो अब इसने जो मुँह से बोला उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। एक्स्ट्रा फॉर्म द पार्ट ऑफ द सिमुलेशन आर रेलिवेंट, तो इसने जो बात बोली है रेलिवेंट है। फिर से बताता हूँ, एविडेंस जो होता है ना, इट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ अ जजमेंट। एविडेंस इज द रॉ मटेरियल ऑफ अ जजमेंट। एविडेंस के बेसिस पे जजमेंट दी जाती है, सिंपल सी बात है। अब अगर एविडेंस ही फॉल्टी होगा, अच्छा नहीं होगा, सब स्टैंडर्ड होगा, तो जजमेंट भी फॉल्टी होगी, सब स्टैंडर्ड होगी, अच्छी नहीं होगी। इसलिए अच्छा एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 6 ये बताता है कि अगर किसी आदमी के रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से उसके मुंह से कुछ निकलता है तो वो चीज़ रेलिवेंट है, बस इतना ही बताता है ये। अगर हम इलस्ट्रेशन भी देखें, ए इज़ एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग। ए पे चार्जेस लगते हैं कि उसने 302 करी है, 302 आईपीसी, नेवल एक्ट में शायद 102 है बीएनएस में। ए इज़ एक्यूज फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। अब जब ए और बी लड़ रहे थे आपस में, तो जो भी बाय स्टैंडर्ड, जो आसपास लोग खड़े थे, जो भी उन्होंने बोला लड़ाई से जस्ट पहले और लड़ाई के जस्ट बाद और लड़ाई के दौरान, वो सब रेलिवेंट है। जस्ट पहले, जस्ट बाद और दौरान को लिखा है क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में होना चाहिए ना। हल्का सा पहले कुछ बोला, लड़ने से पहले हल्का सा पहले कुछ बोला, लड़ते टाइम बोला, या लड़ने के जस्ट बाद बोला, वो सब रेलिवेंट होगा जो बाई स्टैंडर्ड्स ने बोला। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो जो लोग बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने जो बात बोली होगी वो सच्ची बोली होगी, उन्होंने कोई फैब्रिकेशन नहीं करी होगी, उन्होंने मन से कुछ बना के नहीं बोला होगा, जो असलियत में देख के उन्हें लगता है उन्होंने वो बोल दिया होगा उस टाइम जब वो लड़ रहे होंगे। तो इसलिए शॉर्टली बिफोर और आफ्टर लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी सेम ट्रांजैक्शन में लिखा है। क्यों? रिफ्लेक्स सेक्शन में क्यों बोल रहा था? क्योंकि अगर इंसिडेंट होने के, ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद में कोई कुछ बोलता है तो वो अपना दिमाग लगा के फैब्रिकेशन कर सकता है। मान लो ए ने देखा कि एक्स वाई को पीट रहा है, ए ने देखा कि एक्स वाई को पीट रहा है। अब अगर वो ड्यूरिंग दैट ट्रांजैक्शन जब वो लड़ रहे थे तब वो कुछ बोलता, तब तो चांसेस थे कि वो सच बोल रहा है, पर बाद में अगर वो कुछ बोलेगा तो हो सकता है ना वो अपने मन से कुछ बातें बना ले। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन वाली बात मैं कह रहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन से जो चीज़ निकलती है उसमें फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, कॉन्कोक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन वाली जो भी चीज़ें हैं वो रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 4। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन वाली बात हो गई, ये मुंह से जल्दी से उसी टाइम देखते ही जो उसके मुंह से, बंदे के मुंह से बात निकली, वो रेलिवेंट है सेक्शन 4 में। बिकॉज फॉल्सिफिकेशन, कॉन्कोक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, झूठ के चांसेस कम हो गए, इस वजह से वो चीज़ सच्ची होगी। तो अगर एविडेंस सच्चा होगा तो जजमेंट भी अच्छी आएगी, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, एविडेंस इज द रॉ मटेरियल ऑफ अ जजमेंट। तो इस वजह से सेक्शन 4 जो है वो रेस जेस्टी, फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, रिफ्लेक्स सेक्शन वाली जो चीज़ें हैं उन्हें रेलिवेंट बनाता है कि तुम कोर्ट में आके बोल सकते हो कि जब वो दोनों लड़ रहे थे तो मेरे मुंह से ऐसी बात निकली थी, कोई मान लो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था कि ए के मुंह से निकला था कि अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। जब बी और सी लड़ रहे थे तो ए के मुंह से निकला था कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो अगर मान लो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि ए के मुंह से ऐसा कुछ निकला है तो वो रेलिवेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 इसे रेलिवेंट बनाता है। अब एक तो ये हो गया पार्ट सेक्शन 4 का, ये तो रिफ्लेक्स सेक्शन वाली चीज़ हो गई, पर और भी तरीके की चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। अगर हम पूरा सेक्शन पढ़ें, इसमें लिखा है फैक्ट्स विच डू नॉट इन इशू, जो खुद में इशू नहीं है, जो फैक्ट्स खुद में इशू नहीं है पर वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, सो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और एक ही ट्रांजेक्शन में होनी चाहिए। अब चाहे वो एक टाइम पे एक प्लेस पे हो या डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेस पे हो। अब अभी तक तो हम देख रहे थे, अभी तक तो मैं बता रहा था कि अभी तक तो मैं सेम टाइम और सेम प्लेस की बात कर रहा था ना, कि वो वहीं पे खड़ा था ए, जब बी और सी लड़ रहे थे, तो सेम टाइम सेम प्लेस, ए वहीं पे खड़ा था उसी टाइम पे। पर अब ये डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस का क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये है, इसमें और भी चीज़ें रेलिवेंट है सेक्शन 4 में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A is accused of waging war against the government of India by taking part in armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming the part of the same transaction, though A may not have present at all of them. देखो, A पे चार्जेस लगते हैं कि उसने वॉर वेज करा है अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसने क्या क्या करवाया होगा, सब कुछ खुद तो करा नहीं होगा,
जेल तुड़वाए, उसने जेल तुड़वाए, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करवाई और उसने ट्रूप्स पे अटैक करवाया। अब ऑल दो तो ए पे चार्जेस लगे इस चीज़ के, ठीक है, उसने क्या करा, उसने जेल तोड़वाई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करवाई और ट्रूप्स पे अटैक करवाया। अब इन सबको करवाने के लिए उसने हर दिन कुछ अलग अलग काम करा होगा। जेल उसने एक दिन तोड़ी होगी, कुछ दिनों बाद उसने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी होगी, फिर ट्रूप्स पे अटैक करवाया होगा। मतलब एक दिन में सब कुछ हुआ नहीं होगा, मान लो टोटल 10 दिन लगते हैं ये सब करने में, ठीक है, 10 दिन लगते हैं। अब इन 10 दिनों के दौरान जो जो भी चीज़ें हुई ये करने के लिए, जो जो भी काम करेगा ये करने के लिए, वो सब रेलिवेंट होंगे सेक्शन 4 के हिसाब से। जेल तोड़ने के लिए इन्हें लोग गुंडे अरेंज करवाए होंगे, गुंडे अरेंज करवाना रेलिवेंट है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी होगी लठ से, गोली आग लगाई होगी, अब डंडे अरेंज करना, पिस्टल अरेंज करना, आग लगाना, वो सब रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 4 के अंदर। ट्रूप्स पे अटैक करवाया होगा ऑब्वियसली वेपन्स के थ्रू, गुंडों के थ्रू, वो सब रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 4 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स विच डू नॉट इन इशू, ये चीज़ इशू में नहीं है कि जेल पे अटैक किसने करवाया, कैसे करवाया, वेपन क्या यूज़ करे जेल पे अटैक करवाने के लिए, जेल तोड़ने के लिए, पर वो रेलिवेंट है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। फैक्ट विच डू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू as to form the part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same place and same time or different place and different time। ये different place और different time का एग्जाम्पल हो गया ना, कि टोटल 10 दिन लगे ये सब करने में। ये सब करने के लिए उसने कई सारी चीज़ें करी होंगी, जेल तोड़ने के लिए कुछ करा होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ करा होगा, ट्रूप्स को मारने के लिए कुछ करा होगा, वो सब जो भी उसने करा होगा वो सब रेलिवेंट होगा, चाहे वो डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम पे हो। फिर इलस्ट्रेशन ये बताता है कि ए सूज बी, ए ने बी पे चार्जेस लगवाए कि उसने डिफेमेशन करी है, लिबल मतलब रिटर्न डिफेमेशन। ए कहता है कि बी ने मेरे साथ रिटर्न डिफेमेशन करी है। अब डिफेमेशन से पहले जो भी उन दोनों के बीच में लेटर एक्सचेंज हुए होंगे वो सब लेटर्स रेलिवेंट होंगे। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। उन लेटर्स को देख के पता लग जाएगा ना कि उन दोनों के रिलेशन कैसे थे। मान लो उन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेटर देख के पता लग रहा है, तो फिर चांसेस कम है कि डिफेमेशन वो क्यों करेगा। ऐसा कोई बंदा डिफेमेशन क्यों करेगा ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ उसके रिलेशन ही अच्छे हैं, पर मान लो लेटर्स में गलत बातें लिखी है, तो फिर वो चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी। सॉरी, फिर उससे पता लग जाएगा कि भाई हाँ डिफेमेशन हुई होगी। और अगर अच्छी चीज़ें लिखी है तो हो सकता है डिफेमेशन ना करी हो। तो वो लेटर्स रेलिवेंट हो गए सेक्शन 4 के हिसाब से, बिकॉज फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, वो लेटर्स थोड़ी इशू में है, बट इट इज़ कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, पर वो डिफेमेशन से रिलेटेड है। एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, चाहे वो एक प्लेस और एक टाइम पे हो या डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम पे हो। तो यहाँ पे वो डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम वाली बात अप्लाई हो जाएगी। इलस्ट्रेशन डी सिंपल सा है, द क्वेश्चन वेदर गुड्स टू बी। सवाल ये है कि बी से जो गुड्स मंगवाए थे ए ने, क्या वो उसे डिलीवर हो गए? बी से जो गुड्स मंगवाए थे ए ने, क्या वो ए को डिलीवर हो गए? अब ये मैन्युफैक्चरर है और ये अल्टीमेट कस्टमर है, इसने सिर्फ मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करे, मान लो कैसे भी कर दिया इसने। अब मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को तो देता नहीं है, मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को देता नहीं है, बीच में कई इंटरमीडिएटरीज होती हैं, कई मिडलमैन होते हैं। मिडलमैन पहले ए के पास गया ये सामान, फिर बी के पास गया, फिर अल्टीमेटली कस्टमर के पास आया। अब सवाल क्या था कि क्या इसने इसे सामान दिया? अब ये गुड्स अगर इनके पास पहुँचे होंगे, अगर ये गुड्स ए के पास भी पहुँचे, एक मिडलमैन जो था, बी के पास भी पहुँचे जो दूसरा मिडलमैन था, तो फिर काफ़ी चांसेस है कि इसके पास पहुँचे होंगे। पर अगर गुड्स इसके पास तो पहुँचे पर इसके पास कभी पहुँचे ही नहीं, तो ना के बराबर चांसेस है कि वो इसके पास पहुँचे होंगे। तो ऑल दो ए के पास गुड्स पहुँचे हैं, बी के पास गुड्स पहुँचे, ये रेलिवेंट नहीं है, बट इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो इसलिए ये चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी कि क्या ए और बी के पास गुड्स पहुँचे होंगे, तो उससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करा जा सकता है कि भाई सी के कस्टमर के पास भी पहुँचे गए होंगे। और अगर नहीं पहुँचे होंगे तो ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करा जा सकता है कि उनके पास नहीं पहुँचे होंगे, सॉरी कस्टमर के पास नहीं पहुँचे होंगे। तो ऑल दो इट इज़ नॉट इन इशू बट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, तो ये चीज़ रेलिवेंट हो जाती है।
अब आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 5 चीज़ों की बात करता है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, स्कोप से। तो स्कोप स्टैंड्स फॉर, सॉरी, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ थिंग्स, सी स्टैंड्स फॉर कॉज, ओ स्टैंड्स फॉर ओकेजन, ओपी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओपी, और यहाँ पे भी ओपी अपॉर्चुनिटी, और इसे इफेक्ट। तो इसे याद रख सकते हैं। सेक्शन 5 5 चीज़ों की बात करता है। सेक्शन नंबर भी 5 है और चीज़ें भी 5 है। स्कोप, स्टेट ऑफ थिंग्स, कॉज, अपॉर्चुनिटी, ओकेजन और इफेक्ट। सेक्शन 5 बताता है कि अगर कोई भी फैक्ट स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताता है तो उससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है, वो रेलिवेंट है। अगर कोई भी फैक्ट कॉज के बारे में बताता है तो वो रेलिवेंट है। अगर कोई भी फैक्ट ओकेजन के बारे में बताता है तो वो रेलिवेंट है। अगर कोई भी फैक्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो वो रेलिवेंट है। अगर कोई भी फैक्ट इफेक्ट के बारे में बताता है तो वो रेलिवेंट है। एग्जाम्पल मान लो, पहले इफेक्ट के ले लेते हैं। ए और बी आपस में लड़ रहे थे एक रूम में। अब जब दो लोग लड़ रहे हैं बुरे तरीके से एक कमरे में, तो कमरे की चीज़ें ऑब्वियसली गिरेंगी, बेडशीट ख़राब होगी, फ्लावर पॉट है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, उनका खून निकलेगा तो ज़मीन पे खून वून लग जाएगा। तो बेडशीट का ख़राब होना, फ्लावर पॉट गिरना, ज़मीन पे खून लगना, ये सब क्या है? ये लड़ाई का इफेक्ट है। लड़ाई से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, कि भाई चीज़ें टूट रही हैं, कमरे की तबाह हो रही हैं। तो बेडशीट का ख़राब होना, फ्लावर पॉट का टूटना, ज़मीन पे खून लगे होना, ये सब रेलिवेंट है एज पर सेक्शन 5। तो इससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। मतलब अगर आईओ पुलिस वाला फ़ोटो खींचता है कमरे की और फोटो में दिख रहा है ये सब, बेडशीट, फ्लावर पॉट और खून के निशान, तो वो सब चीज़ें रेलिवेंट होंगी। अगर डिफेंस ये बोलता है कि भाई इनका क्या रेलिवेंस है, बेडशीट ख़राब है तो, फ्लावर पॉट ख़राब है तो, खून लगा हुआ है तो, लड़ने की वीडियो नहीं है ना उनकी, तो प्रोसिक्यूशन बोल सकती है कि वकील साहब, सेक्शन 5 बताता है कि इफ़ेक्ट जो है वो रेलिवेंट है, इफ़ेक्ट से रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि इससे पता लगता है ना कि भाई चीज़ें क्यों ख़राब है। नॉर्मल सिचुएशन में बेडशीट ख़राब नहीं होती, नॉर्मल सिचुएशन में फ्लावर पॉट टूटा नहीं होता, ज़मीन पर खून के निशान नहीं होते, तो ये चीज़ रेलिवेंट है। अब दूसरा अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल हो सकता है केस लॉ के थ्रू समझ लेते हैं। केस का नाम है आर वर्सेस डोनेलन, DONELLAN। इस केस में क्या हुआ था, डिसीज को कोई बीमारी थी, तो उसकी जो मदर थी वो उसे दवाई देती थी। अब एक्यूज को पता था कि डिसीज की मदर किस टाइम पे उसे दवाई देती है, तो एक्यूज क्या करता है, उस दवाई को रिप्लेस कर देता है जहर से। मतलब दवाई की बोतल में मान लो वो जहर डाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो दवाई पीता है, तो वो चुपचाप आता है दवाई की जगह जहर डाल देता है। वो पीता है डिसीज, वो जहर दवाई समझ के, और वो मर जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ रेलिवेंट है कि उसे पता था, कि उसको पता था कि वो दवाई वगैरह खाता है, उसे कोई बीमारी है, तो उसे पता था कि वो दवाई खाता है, इसलिए उसने अपॉर्चुनिटी तलाश करके, अपॉर्चुनिटी निकाल के उसकी दवाई को रिप्लेस कर दिया जहर से, तो ये रेलिवेंट है। उसे पता था कि डिसीज को बीमारी और वो दवाई खाता है, इसलिए उसने अपॉर्चुनिटी निकाली और उसकी दवाई को रिप्लेस कर दिया जहर से, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है कि उसे नॉलेज थी कि उसे बीमारी है। अगला है ओकेजन का मतलब हम समझते हैं केस के थ्रू। केस का नाम है आर वर्सेस रिचर्डसन। इसमें क्या था, इसमें एक्यूज को पता था कि डिसीज घर पे अकेली है, इसलिए वो घर में गया और उसने डिसीज को मार दिया। अब उसका घर पे अकेला होना इज़ रेलिवेंट, क्योंकि इससे पता लगता है कि उसने किस ओकेजन पे उसे मारा, कि जब वो घर पे अकेली थी तब उसने मारा, तो उसके घर पे अकेला होना इज़ रेलिवेंट, क्योंकि इससे ओकेजन का पता लगता है, और ओकेजन रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 5। फिर आते हैं कॉज पे। कॉज को समझते हैं हम केस लॉ के थ्रू। केस लॉ का नाम है इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी। इसमें जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी रिलेटिंग टू एयर क्रैश, वो रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट होगी। इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट रिगार्डिंग एयर क्रैश वो रेलिवेंट होगी, क्योंकि उससे कॉज ऑफ एयर क्रैश पता लग रहा है।
कोई हवाई जहाज़ का क्रैश हुआ होगा, कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ होगा इस केस में, ठीक है। तो जो रिपोर्ट तैयार करी कमीशन ने वो रेलिवेंट होगी क्योंकि उससे कॉज पता लग रहा है कि किस वजह से एयरप्लेन क्रैश हुआ। अगर पायलट की गलती की वजह से हुआ तो पायलट को सज़ा मिलेगी। अगर हवाई जहाज़ में गलती थी जो तो जिनकी जिम्मेदारी थी मेंटेन करने की उस हवाई जहाज़ को, उन्हें सज़ा मिलेगी। फिर लास्ट है स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि मुझे किसी बंदे की आदतें पता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब लंबे टाइम तक। एक केस है रतन वर्सेस रजीना। इसमें क्या था, एक आदमी पे चार्जेस लगते हैं कि उसने अपनी बीवी को गोली मार दी। अब उन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं थे, और उस पति का किसी के साथ अफेयर भी चल रहा था। तो पति पत्नी के अफेयर ना अच्छे होना और उस पति का किसी के साथ अफेयर भी होना ये रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इससे स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में पता लगता है कि उनके आपस में रिश्ते कैसे थे। अब उनके रिश्ते ही बुरे थे तो हो सकता है ना कि पति ने पत्नी को फिर गोली भी मारी हो। वो तो कह रहा है कि मेरी गलती से गोली लगी है, पर बाद में कोर्ट में पता लग जाता है कि उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और उसका अफेयर भी किसी के साथ चल रहा था। तो ये रेलिवेंट हो गया। इससे ये पता लग रहा है ना कि हो सकता है कि उसने ही मारा हो। वो तो कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, ऑब्वियसली वो कहेगा, पर हो सकता है इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और उसका अफेयर भी चल रहा था, इसलिए इसने अपनी पत्नी को ही उड़ा दिया। तो स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तक चीज़ें होती हैं, लंबे समय तक जो चीज़ें चली आ रही हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स। फिर एक कन्फ्यूजन होती है ओकेजन में और अपॉर्चुनिटी में। देखो, ओकेजन इज़ नॉट कार्व्ड आउट, मतलब ओकेजन खुद मिलता है। अब वो जो केस था आर वर्सेस रिचर्डसन का, ये केस आर वर्सेस रिचर्डसन का, इसमें उसे पता लगा जब एक्यूज को कि वो घर में अकेली है तो उसने उसे गोली मार दी। अब उसने अपनी मर्जी से उसे घर पे अकेले नहीं करवाया था, मतलब वो घर पे अकेली थी, ये कोइंसिडेंस सा था, वो थी घर पे अकेले बस। इसमें अक्यूज ने कुछ नहीं करा। अपॉर्चुनिटीज कार्व्ड आउट, अपॉर्चुनिटी खुद निकाली जाती है। अब इसी केस में रिचर्डसन ने अपनी नौकरी से रिचर्डसन ने जल्दी छुट्टी ली थी काम से, तो जल्दी छुट्टी लेना उसके अपने हाथ में था। तो अपॉर्चुनिटीज कार्व्ड आउट, अपॉर्चुनिटी खुद निकाली जाती है, ओकेजन खुद नहीं निकाला जाता, ये फ़र्क है। और स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब जो लंबे समय तक चीज़ें चली आ रही हैं। और इफेक्ट का मतलब तो वही है जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैंने बताया था बेडशीट का फटना, फ्लावर पॉट का गिरना रूम में, वो सब इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और कॉज का मतलब कॉज, एयरप्लेन का कॉज क्या था, एयरप्लेन क्रैश का कॉज क्या था, इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी का केस था। थैंक यू।